क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र कर दिया था कि हम अपनी सरकार बनते ही इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को भेजा, जिसमें उन्होंने इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात करी। इसी के साथ उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के इंडिया का जो प्रपोजल था उसे भी एक्सेप्ट किया, और बट उन्होंने पाकिस्तान बनाने का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, इंडिया के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो कि इंडिया को संभालेगी जब तक इंडिया में पावर ट्रांसफर नहीं हो जाता कंप्लीटली, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसको हेड तो बेसिकली वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश करते हैं, बट उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सभी के सभी इंडियंस होते हैं, और इन इंडियन मिनिस्टर्स को हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब वो इंडियन मिनिस्टर कौन कौन थे? तो होम मिनिस्टर बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, एंड एजुकेशन मिनिस्टर सी राजा गोपालचारी, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली को। इसी के साथ ये इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 से लेके अगस्त 1947 तक इंडिया को संभालती है, इंडिया को हेल्प करती है फंक्शन एंड रन करने में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम भी जोरों पर था। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे। अब दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है, और इसकी पहली मीटिंग होती है 6 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। आफ्टर दैट 9 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, बट नॉट द परमानेंट प्रेसिडेंट, ही वॉज ओनली टेम्पररी प्रेसिडेंट फॉर द सेरेमोनियल थिंग्स एंड ऑल। आफ्टर दैट 11 तारीख को दिसंबर को तीसरी मीटिंग जब होती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में चुन लिया जाता है। इन्हीं के साथ एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को एक और संविधान सभा की मीटिंग होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज द विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and the ideals of Indian constitution, that how Indian constitution works and how it looks like। हमारा प्रीएम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से मोटिवेटेड है। आफ्टर दैट जो मुस्लिम लीग होती है वो बॉयकॉट कर देती है, जितनी भी मीटिंग्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उन सबको बॉयकॉट कर देती है ये मुस्लिम लीग, because they were not happy in the making of the Union of India. They continuously demanding that we want Pakistan a separate nation and that all. And Indians were not happy, and many Indian leaders were not happy in the making of Pakistan, because how could you imagine एक देश अभी आजादी पाने जा रहा है और उसके अंदर बंटवारा भी कर दो। व्हाट, ये क्या है? ये एक बेवकूफी और अपनी ईगो की लड़ाई थी बस सारी की सारी। मुस्लिम खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में, ये सब प्रोपेगेंडास बनाए गए, हेटफुल स्पीचेस कंटिन्यूअसली दी गई जिन्ना के द्वारा, और मुस्लिम्स को मोटिवेट किया गया। मुस्लिम्स भी कहाँ खुश थे पार्टीशन होने में, बिकॉज कोई इंसान जो सालों से किसी देश में रह रहा है, सालों से उस मिट्टी की खुशबू को ले रहा है, वो कैसे एकदम से जाके कहीं और बस जाएगा, एक अनजान जगह पे चला जाएगा। बहुत मुश्किल था उस समय के लोगों के लिए, बट क्या करें, जब इन्हें जो टॉप पोजीशन वाले लोग हैं इन्होंने कर दिया तो सबको पिसना पड़ा, उस चक्कर में सबको पिसना पड़ा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय के लीडर्स की गलती थी, जो पार्टीशन हुआ, गांधी जी वगैरह इन सब ने गलती करी, इन सब की गलती की वजह से पार्टीशन हुआ। ये कितना बड़ा मिथ है, क्या मतलब क्या करते हैं वो ऐसा कि वो रुक जाए। कंटिन्यूअसली बंगाल के अंदर ये लोग खून खराबा कर रहे हैं कि पार्टीशन करवाओ, हेटफुल स्पीचेस चल रही हैं। जब क्या था, जब देश के अंदर खुद एक दूसरे को काट के मर जाते, इससे बढ़िया इनको दे दिया। बट एक चीज हो सकती थी इसके अंदर कि सभी के सभी मुस्लिम्स को उधर भेजो, बट ये भी एक तरीके से सही नहीं था, बिकॉज हम
कुछ लोगों के कारण सभी को एक तराजू पे नहीं तोल सकते। आफ्टर दैट 1947 में चलते हैं। अब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आ जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इंडिया का जो पार्टीशन था उसे एक्सेप्टेंस देता है और पाकिस्तान को एक अलग नेशन बनने का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है। अब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूर्णतः आजाद हुआ। अब भारत के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदियां नहीं थी। भारत पूर्णतः स्वतंत्र था। भारत अब जिस प्रकार चाहे अपना संविधान बनाए, जिस प्रकार चाहे अपनी सरकार बनाए, अपने देश को बनाए, ये सब भारतीयों के ऊपर और भारतीय लीडर्स के ऊपर आ चुका था। अब 389 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनमें से घटकर सिर्फ 299 मेंबर्स बचे क्योंकि पाकिस्तान में चले गए थे कुछ लोग। एंड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लीगल एडवाइजर बनाया गया सर BN राव को। और अब संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे तेज किया गया और संविधान सभा के आदेश अनुसार कुछ कमेटीज बनाई गई जो कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर काम करेंगी, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। इन 3 कमेटीज का हेड बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। इसी के साथ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स का हेड बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, इस एक कमेटी के अंडर 4-5 और कमेटीज थी जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। इसी के साथ एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग एंड स्टेयरिंग कमेटी का हेड बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक्सेप्शनल नेम इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये नहीं होते तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उतना सुंदर नहीं हो पाता जितना आज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली द रिटन अप ऑफ some legal things or that. It is the what it is the vision. It is the visionary thing. Like किसी देश का संविधान उतना विजनरी नहीं है जितना इंडिया का है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट वे। जिस तरीके से बनाया गया था हमारी चीज को उल्टा करने के, तोड़ मड़ोड़ के कर रहे हैं अपने तरीके से। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी विजनरी एंड कोई फिलोसॉफिकल थिंग्स ही लगती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी मतलब प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल चीजों को मिला के बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। अच्छा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो योगदान दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, उनको जितना भी नमन किया जाए उसके लिए उतना कम है। डू यू इवन इमेजिन डॉक्टर BR अम्बेडकर कहां से उठ के आ रहे थे और कहां पहुंच गए वो। एक लड़का जो अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता, जो क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता, वो भारत का संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभा देता है और सबसे बड़ी भूमिका निभा देता है। डू यू इवन इमेजिन दैट एक लड़का जिसको डिग्री पाने के बाद भी प्रोफेसर तक कंसीडर नहीं कर रहे थे, इंडियन प्रोफेसर ही नहीं कर रहे थे कंसीडर उन्हें। उनकी भूमिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे अहम रहती है। सारे देश की आशाएं उनके ऊपर टिक जाती हैं। सैल्यूट टू हिम। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक्सेप्शनल थे। लाइक उन्होंने जो काम किया है उनको भी जितना ज्यादा याद किया जाए, जितना ज्यादा उनका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उन्होंने हमारे भारत के टुकड़े होने से बचा लिया, हम सबको एक कर डाला एंड बहुत एक्सेप्शनल काम किया। सबने ही अपने अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम किया उस समय पे। ये नहीं कह सकते किसने बहुत ज्यादा, बट कुछ चेहरे हैं जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनल चीजें करी। ओके, लेट्स मूव अहेड। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हो जाता है, जिसके अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स होते हैं, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने का लंबा समय लगता है। अब प्रिसाइसली बात करें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। अब इसे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इंप्लीमेंट के लिए डेट को फिक्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बस इससे पहले 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें सब सिग्नेचर वगैरह करते हैं। और 299 में से 299 मेंबर्स थे ना असेंबली के, उसमें से 285 समथिंग ही ऐसे वहां पे प्रेजेंट थे सिग्नेचर करने के लिए। कुछ लोगों ने डिनाई कर दिया, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे इन्होंने शायद। ओके, तो
26 जनवरी 1950 को भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार होता है और इसे ही रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी मेहनत, ना जाने कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया इसके लिए, ना जाने कितनी फिलोसॉफीज को इसमें लगाया गया, ना जाने कितने बड़े बड़े विद्वान लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना पार्टिसिपेशन देने आए, और एट द एंड हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अच्छा, कुछ लोग भारत के संविधान को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लाइक भारत का संविधान बाइस्ड है, भारत का संविधान कहीं से कॉपी किया गया है, भारत का संविधान अपना नहीं है, ये दैट ऑल, एंड दीज ऑल आर बुलशिट। You are studying all the area to make your own area. What is wrong in it? उन लोगों ने पूरी दुनिया को समझा, पूरी दुनिया के कानूनी सिस्टम को समझा, उसके रेफरेंस से अपने सिस्टम को बनाया। बहुत बड़ी चुनौती थी भारत का संविधान बनाना, बिकॉज इंडिया इज नॉट सिंपल नेशन, इंडिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें थी, अब भी है। इंडिया सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया की। यहाँ पे इतनी ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, और सभी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना था। इसीलिए पूरी दुनिया को पढ़ा गया, समझा गया, चीजों को बहुत जगह से अपनाया भी गया जो अच्छी लगी, हमारे अनुकूल लगी। उसके बाद भारत संविधान बनाया गया। हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कम्युनिटी कुछ फेस करे आगे चल के, इसीलिए उन्होंने हर किसी का ध्यान रखा। उन्होंने बहुत बड़ा विजन गढ़ा, बहुत बड़ा विजन रचा भारत के संविधान के रूप में। सो it's our duty to remember that all of constitutional makers for a while. Okay, Jai Hind, that's all for today.